इसी बीच बड़ी खबर, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,300 से भी ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,337 तक पहुंच चुकी है। तो अब 24 घंटे के अगर हम आंकड़ों को देखें तो 6,000 यानी 6,300 से ऊपर ये मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। और इसी के साथ कुल मामले अगर हम देखें देश में तो ये बढ़कर 1,51,767 ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है और ये 4300 के आंकड़े को पार कर गया है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना से एक ही दिन में 97 लोगों की मौत हुई है। एक ही दिन में कोरोना से मरने वालों की महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी संख्या है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,091 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना के अब तक मरीजों की कुल संख्या 54,758 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच ही राजनीतिक मुलाकातों का दौर शुरू हुआ तो वहां सरकार में शामिल दलों के बीच तालमेल बिगड़ने की चर्चा इतनी तेज हुई कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सभी दलों के नेताओं को सफाई देनी पड़ी। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल की शुरुआत एक दिन पहले हुई जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली, जिसे शिवसेना नेता संजय राउत ने सामान्य बताया और दावा किया कि शरद पवार महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात पर चर्चा करने के लिए सीएम से मिले। लेकिन इस पर यह सवाल उठने लगा कि कोरोना के मुद्दे पर चर्चा में कांग्रेस का कोई नेता शामिल क्यों नहीं हुआ। इसी के बाद वहां महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों के बीच मतभेद की खबरें फैलनी शुरू हुई, जिसे शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं ने बेबुनियाद बताया। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल नाराज नहीं। हमारी तीनों पार्टी की मीटिंग हर हफ्ते में हो जाती है, इसमें सब डिसीजन होते हैं, तो कांग्रेस नाराज होने का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस और हम सब तीनों पार्टी साथ में काम कर रही है। और अभी मुंबई में कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र सरकार में तालमेल बेहतर होने पर सफाई देकर हटे ही थे कि दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार के फैसलों पर कांग्रेस की जवाबदेही से ही एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. जिससे इन अटकलों को हवा मिलने लगी कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच वहां महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि नारायण राणे ने कोरोना संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार पर नाकाम होने का आरोप लगाया। और पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्यपाल से मुलाकात में इसी तरह के आरोप लगाए थे। राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बीच ही एक दिन पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी राजभवन पहुंचे, जिसके सियासी मायने तलाशे जाने लगे। हालांकि पवार ने राज्यपाल से अपनी मुलाकात को शिष्टाचार वाली भेंट बताया, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के बाद उनका सीएम से मिलने जाने और उस मीटिंग से कांग्रेस नेताओं की दूरी ने महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ा दिया। वहीं एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने यह आरोप लगाना भी शुरू कर दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश रच रही, जिसका जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह भविष्यवाणी भी करनी शुरू कर दी कि महाराष्ट्र की सरकार तीनों दलों के तालमेल की कमी की वजह से ही गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी नहीं है, हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। हम तो आज इतना ही देख रहे हैं कि कोरोना की फाइट में सरकार अक्षम है और ऐसे समय हम जो मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बताया, हमारा प्रयास सरकार को भगाने का नहीं है, सरकार को जगाने का है। मजदूरों के लिए ट्रेन के मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और रेल मंत्रालय के बीच सियासी घमासान जारी है। रेल मंत्री ने मंगलवार को फिर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए दावा किया कि रेलवे की तैयारियों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मजदूरों की जानकारी नहीं दी गई। रेल मंत्री के मुताबिक मंगलवार को महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से 85 ट्रेनें जानी थी, लेकिन सिर्फ 27 ही चल पाई। रेल मंत्री ने मंगलवार को शाम 7 बजे ट्वीट करके लिखा कि महाराष्ट्र से आज शाम 6 बजे
145 ट्रेनें तब तक चलनी थी, 85 ट्रेनों को चलाना था, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण मात्र 27 ही चल पाई। महाराष्ट्र सरकार से मेरा पुनः निवेदन है कि कृपया गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए हमारी सहायता करें। रेल मंत्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार करते हुए दावा किया कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर 49 ट्रेनों के पैसेंजर मौजूद हैं, लेकिन रेलवे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और रेल मंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 49 ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से छूटेंगी करके उन्होंने अलॉट किया और डीआरएम कह रहा है कि 16 ट्रेन से ज़्यादा हम छोड़ नहीं सकते। 49 ट्रेनों के पैसेंजर वहाँ पे जुटे हुए हैं और रेलवे ट्रेन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें लगता है कि जानबूझ के पीयूष गोयल जी, केंद्र की सरकार, रेल विभाग राजनीति कर रहा है और हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। ओडिशा के राउरकेला में कोरोना की वजह से सील किए गए एक इलाके को खोलने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि यह भीड़ आसपास के उन इलाकों से वहां जमा हुई जिन्हें कंटेनमेंट जोन में ही रखा गया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग इसी का विरोध जताने के लिए वहां इकट्ठा हुए, लेकिन इसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। रास्तों को बंद करने के लिए लगाई गई बांस की बल्लियों को फूंक दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो भीड़ में शामिल लोगों ने उस पर पथराव कर दिया। कैसे पत्थरबाजी की जा रही, नाला रोड में देख सकते हैं आप, हमारे पुलिस जवान के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। भीड़ के हिंसक होने से वहां तनाव का माहौल बन गया। हालात जब ज्यादा बिगड़ गए तब पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस की कार्रवाई के बाद भीड़ हिंसक हो गई। लोगों को तोड़फोड़ करते हुए देखा गया। कई लोग पुलिस से वापस जाने के लिए भी कहते दिखे। यह हंगामा काफी देर तक चला। पथराव में कई लोग घायल हो गए। पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल पैदा हो गया। बताया गया कि हमला करने वाले लोग अपने इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखने का विरोध कर रहे थे। इस विरोध ने हिंसक रूप तब ले लिया जब पुलिस ने वहां एक इलाके को कंटेनमेंट जोन से छूट देने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले के विरोध में आसपास के उन इलाकों के लोग सड़कों पर उतर आए जो अब भी सील्ड हैं और प्रशासन ने उन्हें कंटेनमेंट जोन में रखने का ही फैसला किया है। कंटेनमेंट जोन का मतलब है वो इलाका जहां कोरोना के मरीज मिल चुके हों और प्रशासन को वहां कोरोना फैलने का भी डर हो। ऐसे इलाकों की पहचान कर उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया जाता है। रेल मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के बीच मजदूरों को घर भेजने पर सियासी जंग चल रही है, लेकिन इस बीच बीती रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। अपने घर को लौटने के लिए स्टेशन पर भारी संख्या में मजदूर पहुंचे। इनमें ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले थे। हैरानी की बात यह थी कि स्टेशन पर प्रशासन के सारे इंतजामों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लाइनें इतनी लंबी थीं कि रेलवे स्टेशन के बाहर तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज दिखाई नहीं थी। यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर पार करने की इजाजत अब केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को होगी। यूपी सरकार के नए आदेश की वजह से लोग घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे और बॉर्डर पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई। नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइनें तो शायद लॉकडाउन से पहले भी नहीं दिखती थी। कई किलोमीटर तक, यानी जहां तक नजर जाए वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां, मीटर में तय होता दिखने लगा। घंटों तक क्लच दबाए परेशान हो रहे लोगों में सिर्फ गैर जरूरी कारणों से निकले लोग नहीं रहे, बल्कि एम्बुलेंस भी फंसी रही। काफी देर बाद एक एम्बुलेंस पर एक पुलिस वाले की नजर पड़ गई तो उसे दूसरी लेन से निकाला गया। कुछ देर में एक और एम्बुलेंस दिखाई दी तो पुलिस वाले उसे भी निकाल कर आगे लाए और किसी तरह जैम से निकाला। लेकिन इस जैम में डॉक्टर भी फंसे और वो लोग भी फंसे जिन्होंने सरकार से पास बनवाए थे। 1 घंटे से ज्यादा हो गया यार, बच्चे की जो है ना उसमें अपॉइंटमेंट है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई है। आधा पौना घंटा हो गया और ऑफिस हमारे खुले हुए हैं, लेकिन पास भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद परेशानी हो रही है। बॉर्डर खुल नहीं रहा और कुछ वैलिड रीजन भी नहीं दे रहे कि एसेंशियल सर्विसेज को तो एटलीस्ट ये लोग अलाउ करें। ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि इस बार के लॉकडाउन में बड़ी संख्या में दफ्तर खोले जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लोग कामकाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर आराम से जा रहे थे। लेकिन शनिवार, इतवार और फिर ईद, 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब लोग निकले तो सरकार ने आने जाने की ढील खत्म कर दी। घर से निकले लोग को यह नहीं पता था कि उन्हें दिल्ली से गाजियाबाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे दिखे जो कुछ घंटे पहले गाजियाबाद से किसी काम के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन वापस गाजियाबाद में दाखिल होने से उन्हें रोक दिया गया।
एक आदमी अपनी पत्नी को दफ्तर छोड़ने के लिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम से दिल्ली पहुंचा। साथ में छोटा बच्चा भी था, लेकिन वापस आने पर पुलिस वालों ने पास मांग लिया। 500 मीटर पे घर है सर। घर जाना है, बच्चा छोटा आपके साथ लीजिए। क्या कह रहे हैं ये लोग? पास चाहिए। गाजियाबाद में अफसर मानने लगे हैं कि उनके शहर में कोरोना के मामले दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं, इसीलिए नियमों में पहले दी गई सारी ढील खत्म कर दी गई। ज्यादातर जो हमारे यहाँ कोरोना का विस्तार हो रहा है वो दिल्ली बेस्ड है, तो कुछ कंपनियों के बेस्ड भी था कुछ, तो उन जगहों पे हम लोग सख्ती बरत रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली से गाजियाबाद आने की कोशिश कर रहे लोगों को लौटा दिया गया, जिसकी वजह से लोग घंटों तक जैम में फंसने को मजबूर हो गए। अगर दिल्ली से अगर आप यूपी में जाते हैं तो आपको पूरी तरह से चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। अफसरों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग घर से निकलेंगे, जिससे हालात काबू में आ जाएंगे। लेकिन हालात केवल दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी बेहद खराब दिखे। दिल्ली में रहने वाले और नोएडा में नौकरी करने वाले लोग पिछले कुछ दिनों से बेरोक टोक नोएडा आ रहे, लेकिन अचानक नोएडा के बॉर्डर पर भी पुलिस ने सख्त चेकिंग शुरू कर दी। किसी ने कोई भी कारण बताया हो, पास के बिना किसी को नोएडा में घुसने नहीं दिया गया। कुछ दिन पहले से अभी अलाउ किया था, फ्राइडे सैटरडे हम ऑफिस गए तब हमें रोका नहीं गया। करे पास नहीं है, पास तो बनाया नहीं मैंने। मकान मालिक ने बोला हम सामान बाहर फेंक देंगे आपका, इसलिए आए हैं। नोएडा में भी अफसरों का मानना है कि दिल्ली से लोगों के आने पर रोक लगाना कोरोना को रोकने के लिए जरूरी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि नोएडा के बॉर्डर पर भी लोग घंटों तक फंसे रहे। जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके पास वैलिड पासेस नहीं है, उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी पुलिस वालों ने चेकिंग में कोई ढील नहीं दी। जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों और पास बनवा चुके लोगों को ही नोएडा में घुसने दिया गया। घंटों तक जैम में रेंगने के बाद जब बॉर्डर पार करने का नंबर आता तो पुलिस वाले पास न होने की दलील देकर वापस भेज देते। गाजियाबाद के मुरादनगर में बीएसपी के पूर्व विधायक के भाई आस मोहम्मद ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक की जांच में जो पता चला है वो ये कि आस मोहम्मद काफी समय से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। महिला की बेटी ने भी हत्या के पीछे पूरे परिवार की साजिश बताया। मेरी अम्मी लेटे थे, हम बेड पे एकदम से गेट बजा। अम्मी ने कहा आ रही हूँ, मेरा भाई बोला गेट खोलो। अम्मी ने गेट खोला, भाई के साथ पापा भी होंगे, वहाँ गोली मार दी मेरी अम्मी के। वहीं मैंने जाकर देखा, गोली की आवाज़ आई तो मेरी अम्मी वहाँ पड़ी थी मरी हुई। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि आस मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी साना की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया। आस मोहम्मद को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में लॉकडाउन में फंसे मजदूर गांव लौटने के लिए भीषण गर्मी में बसों के इंतजार में सड़क पर बैठ गए। मजदूरों को यह बताया गया था कि बसों के जरिए उन्हें उनके राज्य भेज दिया जाएगा, जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों मजदूर बीवी बच्चों के साथ सामान लेकर दहिसर इलाके की एक सड़क पर पहुंच गए और फिर बसों के इंतजार में वहीं बैठ गए। लेकिन तपती दोपहरी में कई घंटों के इंतजार के बाद भी मजदूरों को ले जाने के लिए वहां बसें नहीं पहुंची। सड़क पर बैठे इन मजदूरों में ज्यादातर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। दहिसर इलाके में मौजूद हूँ इस वक्त। तमाम मजदूर यहाँ पर अपने गांव जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में आपको भीड़ भी नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ना तो सरकार का कोई कर्मचारी है, ना ही पुलिस का कोई अधिकारी या कर्मचारी है। बसों के इंतजार में बैठे मजदूर कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह को मास्क और कपड़े से तो ढके दिखे, लेकिन गाँव लौटने की खुशी में वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भूल गए। धूप से बचने के लिए कुछ मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर एक दीवार के पास एक साथ बैठे दिखाई दिए। कुछ मजदूर सड़क पर चटाई बिछाकर एक साथ आराम करते दिखे। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने मजदूरों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं देने का आरोप लगाया। क्या पानी वगैरह मिल पा रहा है? हाँ, पानी वगैरह, पानी बिस्किट मिल रहा है। अरे इधर के आदमी लोग दे रहे हैं। लोकल लोग दे रहे हैं? हाँ, लोकल लोग। सरकार की तरफ से नहीं। उमस भरी गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा परेशान मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे दिखे, जिनकी मां उन्हें गर्मी से बचाने के लिए पंखा जलती दिखाई दी। राजस्थान के दौसा और जयपुर में पान और गुटखा खरीदने पर रोक हटते ही बिक्री तेज हो गई। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकार ने पान की दुकानें खोलने और तंबाकू और गुटखा की बिक्री को छूट दे दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पान की दुकानों पर गुटखा और तंबाकू खरीदने पहुंच गए। दौसा में तो पान की दुकानों के सामने लगी लोगों की लंबी कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान लोगों ने अपना मुंह तो ढका, लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भूल गए। हालांकि जानकारी मिलने पर सादे लिबास में पुलिस वहां पहुंची, जिसे देखकर वहां लोग कुछ भाग गए।
कुछ लोगों को पुलिस को सख्ती करके हटाना पड़ा। बताया गया कि लोग सुबह से ही दुकानों के सामने गुटखा खरीदने के लिए पहुंचे हुए थे। बीड़ी वितरण है रही है। कब से? सुबह बांटा करीब 1 घंटे 1.5 घंटे की। दौसा की ही तरह राजस्थान के राजधानी जयपुर में भी पान की दुकान खोलने के बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। राजस्थान में आज से तंबाकू पर रोक हटा ली। जैसे ही रोक हटाई वैसे ही खास तौर पर पान भंडारों पर भीड़ लग गई। लेकिन कुछ दुकानदारों की सख्ती की वजह से वहां लोगों ने आपस में दूरी बनाए रखी। बताया गया कि लंबे समय बाद पान की एक मशहूर दुकान खुली तो पान खाने के शौकीन लोगों का इंतजार खत्म हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहे हैं और आज जो ये लॉकडाउन बहुत दिनों में खुला उस कारण ही भीड़ हो रही है। कोलकाता के कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई शुरू नहीं होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। अम्फन तूफान की वजह से कोलकाता में बहुत नुकसान हुआ था और वहां के कई इलाकों में बिजली और पानी की व्यवस्था ठप पड़ गई थी और कई दिन बीत जाने के बाद भी वहां बिजली और पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कोलकाता में जब अम्फन तूफान आया था तो बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए थे, जिनमें बिजली के तार उलझ गए थे और कई इलाकों में अंधेरा छा गया था। तूफान तो आकर चला गया, लेकिन बड़े बड़े पेड़ अब भी सड़क किनारे पड़े हुए हैं। यही नहीं, पेड़ों की टहनियों में तार इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं कि एनडीआरएफ को उन्हें सुलझाने में काफी समय लग गया। ये लोग पेड़ की टहनियों को काट कर तार निकालने की कोशिश करते नजर आए। अब भी जगह जगह पर बड़े बड़े पेड़ इस तरह से गिरे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है इसका कुछ हिस्सा एक घर पर गिरा हुआ है। बिजली नहीं आई तो पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा और लोगों के घरों में पानी की किल्लत नजर आई। लोग घर के नीचे से बाल्टी में पानी भरकर सीढ़ियां चढ़ते दिखे। बदहाली का आलम यह है कि कई घरों में बिना पानी के खाना तक नहीं बना। नहीं बना रही है, সেগুলো সমস্ত নষ্ট। আপনি বারান্দায় দেখুন আমার সব নষ্ট হয়ে গেছে। एक तरफ कोलकाता के लोग तूफान से हुई तबाही से परेशान हैं, तो वहीं इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहत और बचाव के काम में इसलिए देर हुई क्योंकि उसमें राज्य की किसी संस्था ने हिस्सा नहीं लिया। बहुत सारे दावे किए गए कि स्टेट एसडीआरएफ है, केएमसी के लोग हैं, यहाँ के फायर विभाग है। सड़क पे आपको भारतीय फौज और एनडीआरएफ के पोशाक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि राहत और बचाव का काम ठीक चल रहा है और जरूरी रास्तों को खोल दिया गया है। सब रास्ता मोटामुटी मेन रास्ता गाड़ी चलाचल शुरू हो गया। যেটা আমাদের মেন অসুবিধা ছিল যে হসপিটালে পৌঁছানো, অন্য জরুরি কাজে পৌঁছানো, সেই রাস্তাগুলো আমাদের সব শুরু হয়ে গেল। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। दिल्ली में तो तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे और हो सकता है कि इस बार गर्मी पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दे। दिल्ली की गर्मी तो वैसे ही लोगों को झुलसा रही है। राजधानी में 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे लोगों के लिए तो अब घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 46 से 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आज भी टेम्परेचर को इसी प्रकार बना रहेगा। गर्मी से उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा 42 डिग्री के पार चला गया। लखनऊ में तो ठंडे पानी की थैलियां लोगों में बांटी गईं। जलजीरा पीने के लिए भी एक ठेले पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। 3-4 दिन से तो इतनी धूप है, भयंकर हो गई है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि सब बहुत परेशानी हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि हालत डाउन है। कई लोगों ने तो गर्मी के सितम के पीछे कोरोना के होने की भी बात कही। हालांकि मौसम विभाग ने इससे साफ इनकार कर दिया। नहीं, इसका संबंध नहीं है लॉकडाउन का या कोरोना का, गर्मी से कोई संबंध नहीं है। गर्मी बिहार को भी झुलसा रही है। पटना में तो पारा 40 डिग्री पहुंच गया। तपती धूप से बचने के लिए लोग सत्तू और गन्ने का जूस पीते नजर आए। धूप बहुत है, छाता ले लिए, मास्क की जगह पर रुमाल लगाए हुए हैं, आंख पे चश्मा ठंडा के लिए, और साइकिल से थोड़ा कठिनाइयां तो है लेकिन काम भी जरूरी है। कई राज्यों की तरह गर्मी ने राजधानी दिल्ली को भी तपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के पालम में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पालम में अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। वहीं सफदरजंग इलाके में गर्मी ने 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से खिसककर 46 डिग्री पहुंच गया।
अम्फन तूफान के बाद असम और मेघालय में हो रही लगातार बारिश की वजह से असम के कामरूप में बाढ़ के हालात बिगड़ते दिखे। जिले के कई गांव में पानी भर गया। इसी बीच एक गांव में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क देखते ही देखते टूटकर पानी में बह गई, जिसकी वजह से वहां लोग दहशत में आ गए। इस बीच लोग सड़क के पास भीड़ लगाकर खड़े दिखे। उधर कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें पुलिस स्टेशन के आसपास काफी सारा पानी भरा दिखाई दिया, जबकि कई इमारतें भी पानी में कुछ फीट तक डूब गई। सड़कों पर भी पानी भर गया, जबकि लोग और गाड़ियां पानी में डूबकर गुजरती दिखी। मध्य प्रदेश के बैतूल में खाने के लिए ढाबे पर पहुंचे एक आदमी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि ढाबे के कर्मचारियों ने लूटपाट की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और विरोध करने पर उन्होंने इस आदमी को जमकर पीट दिया। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने इस आदमी को घेर लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। ढाबे के कर्मचारी ने तो वहां पड़े लकड़ी के एक पटरे से ही उस आदमी पर हमला बोल दिया। इस मारपीट में शामिल एक दूसरा कर्मचारी लाठी से ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आया। ये लोग मिलकर उस आदमी को तब तक पीटते रहे जब तक कि वो जमीन पर नहीं गिर गया। मारपीट के दौरान वहां कुछ और लोग दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी इस आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और मारपीट में घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया। 5 लोगों का नाम सामने आया है कि जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी है। विवेचना जारी है। जैसे ही आरोपियों के नाम के खुलासे होते हैं, उनकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गाजीपुर में बिजली विभाग के वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पवार कॉरपोरेशन के इस वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस आग की वजह से वर्कशॉप में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। पार्किंग हुई और उसके बाद आग लग गया। पुलिस प्रशासन तो आ गई, लेकिन जो ये प्रशासन है अग्निशमन वाला है, ये तो लग रहा है कि पूरा गाजीपुर जल जाएगा, तो ये लोग आने वाले नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में तेल लेकर पहुंचे ईरान के जहाजों का वहां जोरदार स्वागत किया गया। तेल के बड़े भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला पेट्रोल डीजल की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है, जिसे देखते हुए ईरान ने तेल से लदे 5 टैंकर वेनेजुएला भेजे। ईरान से तेल लेकर इन आए जहाजों का वहां जोरदार स्वागत किया गया। बंदरगाह पर मौजूद वेनेजुएला के अधिकारियों ने इन जहाजों के साथ आए लोगों का सम्मान किया। तेल लेकर आए जहाजों को देख वेनेजुएला के लोग भी बेहद खुश नजर आए। बाद में इन जहाजों में लदे तेल को रिफाइनरी पहुंचाने का काम शुरू किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इतने तेल से वेनेजुएला 2 से 3 हफ्ते तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। लॉकडाउन में मध्य प्रदेश के जबलपुर में फंस गए मेडिकल के 2 छात्र मोटरसाइकिल से ही गुजरात के लिए निकल पड़े और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुस्ताने के लिए भोपाल में रुके। गुजरात के लिए कोई ट्रेन या फ्लाइट नहीं मिलने से ये दोनों छात्र परेशान हो गए थे और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो दोनों छात्रों ने मोटरसाइकिल से ही घर जाने की ठान ली। लंबे सफर के बाद जब ये सड़क के किनारे सुस्ताने के लिए रुके तो अपना सामान ठीक से बांधते नजर आए। यात्रा के दौरान दोनों छात्रों ने मुंह पर मास्क लगाए रखा। तपती गर्मी में इन्हें मोटरसाइकिल से ही 1,500 किलोमीटर का सफर तय करना है। इन बच्चों की हिम्मत देखिए, ये मेडिकल छात्र हैं, जबलपुर से चले हैं। कोरोना के सताए ये मेडिकल छात्र जबलपुर से गुजरात वापस जा रहे हैं। छात्रों ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से लंबे समय से कॉलेज बंद था और धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो गए, जिसके बाद इनके पास जल्द घर लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ना स्कूल चल रहे, ना कॉलेज चल रहे, ना एग्जाम हो रहे, ना कुछ, और वहाँ पे रह के भी क्या कर सकते थे। एमपी के छतरपुर में कई इलाकों में गर्मी की वजह से पानी की समस्या इतनी बढ़ गई कि लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर जंगल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। गांव के कई लोग जंगल के रास्ते से एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पत्थरों के बीच पानी की पतली धार गिरती है और लोग इस पानी को इकट्ठा करने पर मजबूर हैं।
मुंबई के पास वसई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रही एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि वसई के सन सिटी ग्राउंड में कड़ी धूप में ये महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी। 57 साल इनकी उम्र थी। यूपी के जौनपुर जाना था। बताया जा रहा है कि महिला सुबह से ही सन सिटी ग्राउंड में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सन सिटी में मंगलवार को हजारों की संख्या में मजदूर चिलचिलाती धूप में ट्रेन के लिए अपना इंतजार करते नजर आए। प्रशासन ने सभी लोगों को कड़ी धूप में ही लाइन में बैठाया था। तबीयत जो है थोड़ा ज़्यादा ही डाउन होने लगा। फिर वो लोग ने एम्बुलेंस मंगाया। एम्बुलेंस मंगा के जो है वहाँ पे तुरंत हॉस्पिटल में भेजा, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में आने के बाद जो है उन्होंने बताया कि डेथ हो गया। क्या वजह क्या बताइए? ऐसा कुछ वजह अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि मतलब धूप की वजह से ऐसा हुआ। क्या कितना घंटा थे ऐसा धूप में? ऐसा पूरा करीब 4-5 घंटे थे वहाँ पे। मोहम्मद शमी की पत्नी के डांस का वीडियो वायरल हो गया। मोहम्मद शमी से अलग रह रही उनकी पत्नी के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्राजील में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मरीजों की वजह से वहां हालात और खराब हो गए। अस्पतालों में कई मरीज अपने बिस्तर के बगल में मर चुके लोगों के साथ इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। झारखंड के धनबाद में एक कार के नदी में गिरने से उसमें बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में एक महिला और उसकी 2 बेटियों के शव गांव के पास एक तालाब किनारे से संदिग्ध हालात में मिले। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति और देवर से भी पूछताछ की। मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से वडाला के एक गणेश मंडल ने अगस्त में होने वाला गणपति उत्सव मनाने से इनकार कर दिया। कोरोना के मुद्दे पर चीन से तनाव के बीच तिब्बत को अलग देश घोषित करने की मांग से जुड़ा एक बिल अमेरिकी संसद में पेश किया गया। अमेरिका में जनप्रतिनिधि सभा के एक सदस्य ने ये बिल पेश किया। तिब्बत पर चीन अपना हक जताता रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज भी दफ्तर के लिए निकले लोग परेशान नजर आए। सिर्फ जरूरी काम से जुड़े लोगों को और आधिकारिक पास लेकर निकले लोगों को ही गाजियाबाद में एंट्री करने दी जा रही है। बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहे लोगों को यूपी पुलिस ने वापस भेज दिया, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। तो कौशाम्बी दिल्ली यूपी बॉर्डर जहां पर आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। वाहनों की लंबी लंबी लाइन यहां पर नजर आ रही है, कतार। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जाम में फंसे लोग। हालांकि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ये जो लोग हैं, ये हम कल से ही तस्वीरें देख रहे हैं कि इन्हें जानकारी ना होने के चलते ये यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद पुलिस ये कहती नजर आई कि जिसके पास आधिकारिक पास होगा उन्हें ही आगे जाने दिया जाएगा। अगर आपको दिल्ली से यूपी यानी गाजियाबाद में एंट्री करनी है तो आपको पास दिखाना होगा। अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको किसी भी सूरत में गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सब गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस है, होमगार्ड्स हैं जो हर वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। और इस चेकिंग की वजह से पीछे तक आपको लंबा जाम दिखाई देगा जो लगभग 1 किलोमीटर तक हो चुका है। सुबह का वक्त है, लोग दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने 2 दिन पहले ये आदेश निकाला था कि जो भी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाएंगे उनको पास दिखाना होगा, या तो फिर वो कोई आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों, अन्यथा उनको गाजियाबाद में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और जिसकी वजह से ये सुबह से कवायद है, लोगों के पास देखे जा रहे हैं। अगर वो बैंकिंग सेक्टर का है या चिकित्सा से संबंधित है और या फिर उसके पास आवश्यक सेवाओं से जुड़े पास हैं तो उसी को परमिशन होगी और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। जो बिना पास के होगा उसको यहीं से घुमा के वापस दिल्ली की तरफ घुमा दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लगातार पुलिसकर्मी जो है जिसके पास नहीं है उसको तुरंत यहाँ से वापस मोड़ देते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी भी हो रही, क्योंकि यहाँ पर सुबह का वक्त है और लंबा जाम यहाँ पर दूर तक देखा जा सकता है। पर ये माना जा रहा है कि आवागमन जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में हो रहा है उससे गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़े हैं और इसको लेकर एहतियातन ये कदम सख्ती से उठाया जा रहा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां पर भी कोरोना की रोकथाम के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई,
लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी, जिसके बाद उनका गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने पाबंदियों को हटाने की मांग करते हुए वहां की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ प्रदर्शनकारी तो बर्तन और तालियां बजाकर अपना विरोध जताते नजर आए। इस दौरान कुछ लोग अपने हाथों में बैनर और पोस्टर भी पकड़े दिखे और उनकी मदद से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन से वहां के लोगों के सामने अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद उन्होंने सरकार से मदद करने के साथ वहां के सभी दफ्तरों और दुकानों को भी खोलने की इजाजत देने की मांग की। Totalmente lamentable, pero necesitamos trabajar, necesitamos volver a nuestros trabajos. वंदे भारत मिशन के तहत आज 238 यात्रियों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद इन यात्रियों ने न सिर्फ खुशी जताई बल्कि एयर इंडिया का विशेष विमान उड़ाकर दिल्ली लाने वाले पायलट और दूसरे लोगों का धन्यवाद भी दिया। एयर इंडिया के पायलट के मुताबिक पेरिस में भी भारत की ही तरह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत जो पहली फ्लाइट आई है इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे, एयर इंडिया के दोनों पायलट हैं। सर, किस तरीके से प्रिकॉशंस वगैरह लिए जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, जो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट्स विदेशों से आ रही है, और खासतौर से आप जो पेरिस से फ्लाइट लेकर उड़ान भरे हैं, 8 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइट है? देखिए, प्रिकॉशंस अच्छे से लिए गए हैं। ये एक वैक्यूएशन फ्लाइट है, सबको फेस मास्क प्रोवाइड करे गए हैं, सबको ग्लव्स प्रोवाइड करे गए हैं, खाना पानी सबको प्रोवाइड किया गया है। हमारे कैबिन क्रू को हैजमेट सूट्स दिए, हमें भी हैजमेट सूट दिया है। एंड जितना एक दूसरे से कांटेक्ट कम कर पाएँ उतना हम कर रहे हैं। सर, पेरिस में क्या स्थिति है? जैसे इंडिया में चेकअप हो रहा है, क्या उसी तरीके से पेरिस में भी हो रहा है? सिमिलर जो इंडिया में हो रहा है वो भी वही पेरिस में भी हो रहा है। जैसे हम आए अंदर, एयरपोर्ट के अंदर एक आदमी हमारा टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद काउंटर के तरफ हमें गाइड किया गया। काउंटर भी उधर सब जगह मार्क करके रखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। बहुत सारा काउंटर्स बना के रखे हुए हैं वो लोग। एंड हाँ, हाई कमिश्नर के बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, एयर इंडिया के बहुत सारे कमर्शियल स्टाफ थे। सो दे डिड एन वंडरफुल जॉब ऑफ गेटिंग पैसेंजर्स वॉट एवर दे रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सभी ने बहुत अच्छा काम किया। सर, पेरिस एयरपोर्ट पे भी सोशल डिस्टेंसिंग उसी तरह पालन हो रहा था? सभी लोग मास्क पहने हुए थे? बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि जैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई की जा रही है, सेम दुनिया में हर जगह सेम अप्लाई की जा रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी हटने के बाद अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीनों से वहां इमरजेंसी लागू थी, जिसे हटा लिया गया। लेकिन इसके हटते ही रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग स्टेशन के बाहर एक साथ निकलते दिखाई दिए। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए सभी ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात किसी को भी याद नहीं रही। बताया गया कि ऐसी ही तस्वीरें सभी रेलवे स्टेशनों पर नजर आईं। लोगों में कोरोना के खतरे का खौफ तो दिखा, लेकिन इसके बावजूद वो भीड़ में शामिल हुए। जापान में इस बीमारी के अब तक 17,000 मामले सामने आ चुके हैं और 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नए मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने इमरजेंसी को हटा लिया। मुंबई के दहिसर में अब भी मजदूर अपने घर की तरफ लौटने के इंतजार में बैठे हैं। भीषण गर्मी के बीच मजदूर अपने परिवार और सामान के साथ बस का इंतजार करते हैं दिखे, लेकिन अब भी उनकी वापसी का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। इस दौरान मजदूरों के सामने खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। मुंबई में प्रवासी मजदूरों के हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं। कड़ी धूप में उन्हें अब बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के दहिसर इलाके में। पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हालात जब के तब बने हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। मुंबई में बहुत बड़ी गर्मी है और साथ ही साथ बड़ी धूप है, और इसके लिए जो है देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, रात से ही इंतजार करते हैं कि उन्हें यहाँ से बस मिल जाएगी और बॉर्डर तक वो जा सकेंगे और यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियाँ पकड़ कर आगे की तरफ पहुँच सकती हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें बदलती नहीं दिख रही है, कोई व्यवस्था नहीं है धूप से बचने की। कल वसई में कड़ी धूप के चलते ही एक महिला की मौत हो गई थी जो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, और इसी तरह की तस्वीर अब दहिसर में है, क्योंकि इस कड़ी धूप में इस रोड के किनारे इन्हें बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें बसें तो खड़ी होती हैं लेकिन जानकारी